अबे भाई बंगालियों ने तो तुम्हारे वो बिल्कुल ही जो तुम्हारे जो घर का जो बदला वो तो बिल्कुल ही तुम्हें खोपचे में बुला के निस्तो नाबूद कर दिया। पानी पीने नहीं दिया। और वो ही बंदा जिसका मैं 8 महीने पहले से बोलता हुआ आ रहा था, यानी परवेज हुसैन ईमन, जो कि तुम्हारी चैंपियंस ट्रॉफी में बचत हो गई। देख लो यार ये कैसा ठोका है उसने, यानी मेरा आदमी ने। और सबसे बड़ी बात, आपका वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया का जो चल रहा था समझ से बाहर है। जब 220 प्लस टारगेट दे सकता था वेस्ट इंडीज, बनी बनाई कंडीशन थी, 180 190 तो टारगेट वहाँ पे इम्पॉसिबल था। वहाँ ऑस्ट्रेलिया चेस करके, हैरत की बात है बॉलिंग डिसमैनेजमेंट करके आ रहे हैं। और फिर न्यूजीलैंड और आपका साउथ अफ्रीका, वो तो जिम्बाब्वे को भाई उनके घर में ही मंदिर का घंटा समझ के बजा रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और जिस तरीके से मुजाहिरा किया है खेल का पाकिस्तान ने, सब पहली बात भाई साहबजादा फरहान को लेके गए हो तो किस चीज़ के लिए तुम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो? भाई हारिस जो है वो फ्लाइट ट्रैक कंडीशन में खेलने वाला है, जो बैटिंग कंडीशन होती है उसमें खेलने वाला। उसकी जगह, फरहान की जगह तुम इसको खिला रहे हो। चल क्या रहा है समझ से बाहर, चल क्या रहा है जब लेके गए हो। वैसे तो मैं चिल्लाते चिल्लाते बोल बोल के थक गया कि भाई आप हसीबुल्ला को खिलाया करो ना, क्या मसला है, क्या तकलीफ है उसको लेने में? क्या भाई वो 2026 तक क्या रिजवान की जगह रोक के रख लेगा? हारिस के इनके चमचे को तुम लोगों ने रखा हुआ है। भाई सही है, कंडीशन के हिसाब से खिलाओ। क्या तुम लोगों का भाई स्पिन कंडीशन है, तुम खिला किसको रहो? नवाज को खिला रहे हो, उस दिल को खिला रहे हो। अब बेगा ये कोई प्लेयर है या खेलने वाले? और ऊपर से तू सबसे बड़ा जो बाबर के जो ग्रुप का जो सर्वर है, यानी जिसको पीछे से जो लीड करने वाले हैं उनका जो ये जो चमचा है, यानी सलमान अली आगा, आगा का ढागा। भाई तू कर क्या रहा है समझ से बाहर है। बैटिंग तू करना आया है, फास्ट बॉलिंग तुझसे खेली नहीं जा रही। सी ज़रा से स्विंग हो रही है, पहले घुमाया एक दो बॉल पर लगी नहीं। ये है क्या? ये क्या है ये? जब नहीं खेला जा रहा तो भाई तू हसन नवाज को ऊपर भेज देता, तू नीचे आया था। तेरे को आने की जरूरत क्या थी जब तेरी फटी हुई थी, तेरे इतने मसले मसाइल आ रहे थे तो हसन नवाज को भेज देता। एक तो ऊपर से तू पावर प्ले अच्छा खासा फगरनेस था। चलो वो एक अलग बात है कि भाई जिस तरीके से बैक फुट पे खेलना चाहिए, फ्रंट फुट पे उसके 2 कैचेस भी छूटे, सही है। वो किस्मत ने उसका मौका दिया, सही है, समझ में आता है। लेकिन भाई कम से कम रन्स तो बना के दिए। पावर प्ले एक तो बेहतरीन करके दिया था, तू ना आगे पावर प्ले पर पूरा खराब किया। तू आउट हो गया मोमेंटम की जिसने टेस्टनेस किया। उसके बाद फिर हसन नवाज पे तू अचानक से तूने उसको भेज दिया प्रेशर। क्या कर लेता? मुस्तफिजुर रहमान आराम से आके उसको ऑफ कटर पे खाएगा ही, साफ बात है। क्योंकि भाई जब उस पर प्रेशर बनेगा, तुम तकरीबन 40 पे 30 विकेटें देके जाओगे तो यही होगा। एक होती समझ में आता है, थोड़ा सा ठहर के खेल लेते, क्या तुम करके गए हो। फिर ऊपर से नवाज पता नहीं कौन सा सस्ते नशे करता है कि किसी उसको ये नहीं पता बॉल किधर आ रही है, भागे से चला जा रहा है, रन आउट हो गया। फिर आया हुआ कुछ दिल भाई, क्या तुम अब तुम पूरी कोशिश में लगे हुए हो। तुम सलमान अली का नवाज, ये तो तीनों हैं इनके बंदे, यानी रिजवान बाबर इनके ग्रुप के बंदे हैं। तो ये 3 ग्रुप के ऐसे बंदे हैं इन लोगों ने रखे हुए हैं कि भाई कहीं खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान अगर चल भी जाए, कहीं बना ले, कोई मोमेंटम पकड़ ले, तो ये इनका होना लाजमी, कम से कम ये टेस्ट कर सके, अंदर टीम में रहेगा। जिसका मैं पहले भी बोलता हुआ आ रहा था। और मजीद अभी ये जो यंगस्टर है इनको ये चलने नहीं देंगे। ये मैं आपको पहले भी बोलता हुआ आ रहा था, अब भी बोलता हुआ आ रहा हूँ, ये चलने नहीं देंगे यंगस्टर को। जितने भी यंगस्टर हैं, जो भी जिनकी पॉलिश करने का वक्त है, जिनको बिल्डअप करने का वक्त है, उसको ये लोग बिल्ड होने ही नहीं देंगे।
क्योंकि इनके आका है भाई, आकाओं को भी तो पीछे खुश रखना है ना भाई, ताकि T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे ताकि उनका रोला भारी हो, ताकि भाई दिखा सके कि T20 के वर्ल्ड कप के करीब कि भाई हाँ ये इन लोगों ने तो कुछ नहीं किया, वापस से वही टोले को ले आओ आप। वो आएंगे फिर वो उससे बड़ा फिर जिल्लत रुसवा आपको समेट के देंगे 26 के वर्ल्ड कप में। कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है ये बात। लेकिन मसला सारा ये PR कंपनी ने लोगों को आंखों में झोंक दी हुई, अंधा किया हुआ है। एक बंदा चल रहा था फकर, उसको भी ये खुशदिल नाकारा ने रन आउट करा दिया, फिर खुद भी कुछ करके नहीं किया, मिड ऑफ पे आराम से सीधा सीधा कैच देगी चली गई, समझ से बाहर है। नीचे बॉलर करे तो करे क्या, कितना वो कर ले। 150 आराम से पाकिस्तान के बन सकते थे। यहाँ पे बीच का जो मिडिल का जो है ना रोला, वो सबसे बड़ी खोखले जो लोग हैं ना, उन खोखलों ने मिलके तबाह कर दिया मैच का, सत्यानाश कर दिया। निस्तो ना 150 तक का भी अगर टारगेट होता। बांग्लादेश की बैटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ मिडिल में 1-2 बैटर है और आपका टॉप ऑर्डर में डिपेंड करता है, लोअर ऑर्डर पूरा खाली पड़ा है। अगर 150 तक का टारगेट होता, बांग्लादेश खुद ही प्रेशर में मरता, विकेट आपको दे गए आता। समझ गए बात को, विकेट दे गए आता। मिडिल थोड़ा सा फंसता, थोड़ा जो आपने देखा होगा हिरिदो जिस तरीके से स्लो खेल रहा था, वो फंसे हुए थे बकायदा, क्योंकि यहाँ पे 150 प्लस शेर बंगला ढाका के अंदर चेस करना मुश्किल है। पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी अच्छी थी, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जिस तरीके से सलमान मिर्जा ने पावर प्ले में 3 ओवर में 17 रन का मुजाहरा किया। और सबसे बड़ी बात आपका 2 विकेट भी आपको लेके दी। ए और अबरार अहमद की इतनी टर्न हो रही थी बॉल, इतनी टर्न हो रही थी। अगर थोड़ा सा भी अगर लंबा टारगेट होता ना, वो अकेला फंसा लेता। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप कम से कम रिस्ट स्पिनर रखते हैं। अबरार का आपने जैसे देखा होगा, सुफियान मुकीम को खिला लेते ना, क्या मसला आता। अब्बास का और सलमान का चलो समझ में आता, फ़हीम का, ये 3 आपने रखे फास्ट बॉलर, सही मैं सैल्यूट दूंगा। लेकिन भाई सुफियान मुकीम को तो लेके ही आते कम से कम। ये जो नवाज और आपका जो खुशदिल है, ये लानती नाकारा हो, इन लोगों से तो बेहतर रन बना लेता सुफियान मुकीम, उसको खिला लेते कम से कम। वो प्रेशर डालता है स्पिन में, स्पिन को तो खेल ही नहीं पा रहे। क्योंकि मैं श्रीलंका की सीरीज से आपको बोलता हुआ आ रहा हूँ कि बांग्लादेश का कि स्पिन क्वालिटी की इतनी अच्छी नहीं है इनके बैटर्स की, जो पुराने बैटर्स में हुआ करती थी। लेकिन लपड़ ये लगड़ भगो का इनका ये समझ नहीं आता। जहाँ फास्ट कंडीशन होती है वहाँ ये स्पिनर घुसा, स्पिन अच्छा खेलने वाले बैट्समैन घुसा देते हैं। जहाँ स्पिन अच्छा खेलने की जरूरत पड़ती है वहाँ फास्ट को अच्छे बैट्समैन को खेलने वालों को घुसा देते हैं। समझ से बाहर है कि भाई ये तो या तो ये जानबूझ के कर रहे हैं या तो कुछ और मामले आते हैं। तो भाई ये तो काला मुंह तो हो गया पहले मैच में, समझ लो काला मुंह तो हो गया। अब दूसरे मैच में ये क्या करते हैं वो मैं आपको आने वाले वक्त में आपको बताऊँगा। और मुमकिन है कल आपको वीडियो इसकी मिल जाए। फिर आप आ जाओ ऑस्ट्रेलिया का, वेस्ट इंडीज से बैटिंग ली और फैसला अच्छा लिया बैटिंग का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 180 प्लस टारगेट इम्पॉसिबल था यहाँ पे चेज होने में। नाकामी क्या हुई? वेस्ट इंडीज़ की खुद की गलती है, खुद नाकामी है। ऑस्ट्रेलिया फंसा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया हार सकता था। भैया रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। पावर प्ले भी अच्छा कैच किया वेस्ट इंडीज़ ने, अच्छी गई, मिडिल को भी अच्छा दिया, यानी 10 ओवर में 103 रन थे, 1 विकेट गिरी थी, यानी होप और चेस अच्छा रन बना रहे थे, कंट्रीब्यूशन दे रहे थे 15। मसला सारा आया 10 आपका 14 ओवर के बाद, जब विंस्टन चेस की विकेट गिरी। 150 तक भी सही जा रहे थे 15 ओवर में। मसला कहाँ से आया? 15 ओवर के बाद से आया। वो क्या आया? एक तो रन्स कम होने शुरू हो गए, स्लो होना शुरू हो गए, विकेटें गिरना शुरू हो गई। आपका समझ लो टॉप ऑर्डर ने रन्स बनाया है, जिसमें से आपका होप है, आपका चेज है, फिर आपका नीचे हिट मार, ये 3 बैट्समैन ने रन्स बनाए। इससे नीचे देखो मिडिल लोअर ऑर्डर पूरा कॉलेप्स हुआ है। क्या हुआ है? रसल ने 1 छक्का मारा खाली बस, उसके बाद फिर 1.5 मार 4.5 पे नीचे आया रदरफोर्ड, 1.5 मार 4.5 में होल्डर आया 1.5 मार 4.5, यानी विकेटें देते जा रहे थे। समझ लो आपका
70 रन बन सकते थे 5 ओवर में, वो बल्कि 60 रन आखिरी ये, और बने कितने थे, बने तकरीबन जो है आपके 38 रन बने तकरीबन, जो कि बहुत ही स्लो मार्जिन, 220 प्लस बन सकते थे, फंसा सकता था, थोड़ा प्रेशर होता। और बॉलिंग में जिस मैनेजमेंट हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या। अब आपके पास होल्डर को आप खिला रहे हो, अकील हुसैन को पावर प्ले में, सही 2 ऑप्शन आपके पास हो गए। तीसरा ऑप्शन आपके पास जब अल्जारी जोसेफ का है ऑप्शन, 2 ओवर आपने स्टार्टिंग का डलवा लिया अकील से, पहला और तीसरा सही है, पहला दूसरा आपने डलवाया होल्डर से, सही है। उसको 1 ओवर के बाद एक गैप दो 1 ओवर का, ताकि आपका जोसेफ डाले चौथा, 5वां फिर होल्डर, फिर 6ठा आपका जो है। जब इस तरीके से पावर प्ले कवर भी हो जाता, रन भी रुक जाते, जिस तरीके से 64 रन पड़े हैं, 64 की जगह 48 या 45 रन आते, 1-2 विकेट आपको मिली हुई होती, 1 विकेट गिरी हुई थी लेकिन 2 विकेट या 3 विकेट आपको मिली हुई होती। रीज़न क्योंकि नए बॉल कराने में एक्सपर्टीज रखते हैं, विकेट आपको दे देते। टॉप ऑर्डर इतना अच्छा नहीं खेला जिस तरीके से प्रेशर मैगर की, जिस तरीके से उसने डॉट बॉलें ली, पूरा 1 ओवर लिए, उसके बाद अचानक से विकेट दे दी, वो मोमेंटम था जो पकड़ सकता था। लेकिन फिर मार्श ने भी थोड़ी सी ढुलाई लगाना शुरू की इंग्लिश के साथ मिलके पावर प्ले को, और मार्श की भी विकेट गिरी, यानी 2 विकेट आपकी पावर प्ले में गिर गई थी। कम से कम 3-4 आपकी गिर सकती थी मजीद, क्योंकि आपका मैक्सवेल आया तो मैक्सवेल को आप पकड़ सकते थे जल्दी, क्योंकि नई बॉल पावर प्ले में वो फंसता है। एक स्पेशलिटी इसकी फंसने की, वीकनेस की ये है। और चलो, ये अगर इतने रन बना भी लिए थे तो 78 पे आपकी 4 विकेटें फिर भी गिर चुकी थी, और वहाँ से आपको पकड़ना चाहिए था मिचेल ओवन और कूपर कॉर्नली। नीचे आपके पास बॉलर्स थे, आप ये 2 को पकड़ सकते थे, किसी एक को भी। कूपर कॉर्नली थोड़ा सा वीक पर्सन था, और ग्रीन तो आपका चिपक ही गया था ओवन के साथ। तो ग्रीन को असल जो मसला था ना गिराने का, वो था फास्ट बॉलिंग में। अगर आपकी जल्दी अगर विकेट ले लेते पावर प्ले में, तो वो आराम से ईजीली पकड़ लेते, क्योंकि नई बॉल ज़रा सी भी हिलती है ना तो ग्रीन थोड़ा सा फंसता है बैक फुट के ऊपर, या अचानक से बाउंस में थोड़ी सी स्विंग मिल गई तो वहाँ से एक तो ये कॉन्टेंडर बनता है। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताता चलूँ कि ओवन ने भी जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन दी, हालांकि ये दोनों फंस सकते थे मसले। अब गलती क्या की वेस्ट इंडीज़ ने कि एज अ पार्ट टाइमर, यानी स्पिन थोड़ी सी सूटेबल कर रही थी शुरू के 10 ओवर में, यानी दूसरी इनिंग में वह पकड़ सकता था। ह्यूस्टन चेस को 1-2 ओवर लगवाते, कम से कम 1-2 विकेटें भी अगर आपको मिल जाती कम से कम। कूपर कॉर्नली तो वैसे भी कमज़ोर है, तो वो आपने देखा होगा जिस तरीके से आया, फिर उसने भी विकेट दे दी 181 पे जाके। अगर थोड़ी सी अगर बॉलिंग को तरजीह दी जाती, थोड़ी बेटर अगर यूज़ किया जाता स्ट्रेटजिकल, तो कम से कम अगर 130-120 पे भी अगर को होने नहीं जाता बॉलर्स, तो उनके वैसे भी 10-15 रन बनाने वाले, यानी एवरेज रखने वाले मारदार हैं। तो समझ लो एक बैट्समैन खाली बचता ओवन पर प्रेशर आता 150 पे, ऑस्ट्रेलिया पैक होता। क्योंकि आपको मैंने कंडीशन बताया, डेड कंडीशन है, और 180 प्लस टारगेट बनाना यहाँ पे नामुमकिन है। बना कैसे लिए, और उसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि वेस्ट इंडीज़ ने एक तो पावर प्ले में रसल को ओवर दिया, 19 रन वहाँ से पड़े, उससे थोड़ा सा मोमेंटम मिला ऑस्ट्रेलिया को, और उसके बाद से फिर उसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। 4 विकेटें जब गिर गई थी 78 पे, वहाँ भी पकड़ सकता था, क्योंकि इनके पास सिर्फ पीछे कॉर्नली था। अगर वहाँ से अगर जल्दी अगर पिक कर लेते, 1 विकेट गिरा देते, 150 तक जाने की नौबत नहीं आती, तो क्या फ़ायदा होता। कूपर कॉर्नली अगर 100 अंदर 120 भी गिर जाता तो ऑस्ट्रेलिया का गेम ख़त्म था, प्रेशर ही मर जाता। तो ये एक सबसे बड़ी गलती। और सर एक चीज़, होप को कप्तान बनाया, मैं एक फेवर में होल्डर को टेस्ट मैच में भी कमबैक कर रहा हूँ डायरेक्ट। तीन फॉर्मेट का जो उनका मेन कैप्टन था ना, इसको वापस बनाओ, क्योंकि ये लीडरशिप की एबिलिटी रखता है, और पुराना प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है। और होप जैसे प्लेयर्स पे आप लोग समझ लो जुआ ही खेल लो, सट्टा खेल लो,
क्योंकि उसको टाइम लगेगा बिल्ड करने में, वो इतना अच्छा कैप्टन है नहीं। इसी तरीके से फिर अगर आप आ जाओ ये जिम्बाब्वे को जिस तरीके से भी पकड़ा, यानी बैटिंग वीक वीक खेली, बसीलो भी खेली है, वीक भी खेली है न्यूजीलैंड। एक तो बॉलिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो जिसकी वजह से जिम्बाब्वे बैटिंग पिक नहीं कर सकी, और जिससे सब बैटिंग में आराम से डोमिनेट कर लिया न्यूजीलैंड ने। मसला यह आया, वह जिम्बाब्वे को थोड़ी सी बैटिंग को बिल्डअप करने की ज़रूरत है, बॉलिंग इनकी बेस्ट है। अब मैं आपको उसका बताता हूँ आगे, जैसे अभी कल साउथ अफ्रीका हुआ जिम्बाब्वे से, हेनरी बेनेट ने अच्छा खेला, थोड़ा सा नॉर्मल, यानी थोड़ा सा कम आपको बोलूँगा, लेकिन फिर भी नॉर्मल है इनके हिसाब से स्किल्स वाइज। लेकिन फिर आपका 144 टारगेट बनाया, ऊपर से 180 तक ये लोग जा सकते थे, क्योंकि बीच में सिकंदर रजा ने जिस तरीके से कोलेप्स किया मानदानदे ने, तो और स्टार्टिंग में माधवीरी ने, तो ये सबसे बड़ा नुकसान आया। पावर प्ले थोड़ा सा बेहतर खेल गए थे, लेकिन उसके बाद फील्डर स्लो हो गए थे, जिसके सबब रन्स थोड़े स्लो बने हैं। और बॉलिंग में मैं आपको बता दूँ कि वह अच्छे बॉलर अभी जैसे मुजराबानी, तो इनको बैठा दिया था आखिरी मैच में। एक ये है आपका नागारवा, ये 2 बॉलर इनके पास है। ट्रेवर गोंगोवांडू ये भी नॉर्मल है, एवरेज की लिस्ट में रखो, लेकिन आपको टीनू टेंडा मपूसा ये भी एक अच्छा बॉलर है, कमाल का पावर प्ले में। और डेथ ओवर की भी इस खासियत है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छे कटर्स वगैरह मारता है, जिस तरीके से लेंथ आती है, बॉल कमाल का है। तो ये 3 पेयर तो आपका जिम्बाब्वे का निकल गया। और एक और जो टेस्ट मैच का जो बॉलर है शिवंगा, उसको भी डाल दो 4 के, आपकी तो पेयर हो गया। स्पिन में थोड़ा सा मसला है, लेकिन सिकंदर अगर वो थोड़ा सा बिल्ड करने की ज़रूरत है। वो जिस तरीके से कभी कभी, क्योंकि एक तरफ नहीं, कभी ऐसे यूँ फेंकने आ जाता है, कभी फिर ऐसे यूँ फेंकता है, कभी भी ऐसे, यही एक्शन में नहीं, जिसके सबब थोड़ा कंफ्यूजन का शिकार है ये। तो ये एक तो था जिसके सबब साउथ अफ्रीका ने इजीली टारगेट चेस कर लिए हुए। स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो कमज़ोर है, और सबसे बड़ी बात सैम विलियम को वापस लाना चाहिए जिम्बाब्वे की, क्योंकि उसके कैलिबर का जो बैट्समैन है ना, वो जिम्बाब्वे के पास अब तक नहीं है। भले आप कह सकते हो हेनरी बेनेट अच्छा बैट्समैन निकला है, लेकिन अभी वो यंग है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। और इसी तरीके से आप जो बैन कर रहे हैं उसको भी लाओ, तो उसको भी थोड़ी सी पॉलिश करो, बिल्ड करो, तो आपको एक अच्छा सा बैटिंग पेयर आपको मिल जाएगा तीनों फॉर्मेट में। और आईसीसी से भी यही गिनती है कि भाई अगले टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल में जिम्बाब्वे को 10 स्लॉट पे लाजमी रखें। तो ये थी आज की वीडियो, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, यही तो जुड़ी रहिएगा। राइट, सुबह वीडियो। अल्लाह हाफिज़।